अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज के इस वीडियो में हम 2002 प्राइवेट सिंगल एंट्री सिस्टम का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन जो सेकंड इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड से लिया गया है। अच्छा, इसी के साथ हम समझेंगे भी ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ तो ये फ़ायदा नहीं है। सो मैं साथ समझाऊंगा भी कि किस तरीके से ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो या कोई भी सिंगल एंट्री के सिस्टम को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मिस शीरीन keeps the books under single entry system. Her financial position was as under, ठीक है। मिस शीरीन जो कि सोल प्रोप्राइटर हैं और उन्होंने जो है कुछ मतलब अपनी बुक्स की मतलब बुक कीपिंग जो उनकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होती है वो सिंगल एंट्री बेसिस के ऊपर वो रखती हैं और इनके कुछ फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पे आपके पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, जिनमें इनके पास ओपनिंग का जो कैश था 5 लाख था, एंडिंग का 7 लाख है, ठीक है। और ये तमाम अकाउंट्स ओपनिंग और एंडिंग के हैं। बैंक लोन जो है इन्होंने 50,000 का सिर्फ एंडिंग में उनके पास बैंक लोन था, ठीक है। ओपनिंग में उनके पास कोई बैंक लोन नहीं था। अच्छा, ओपनिंग से मुराद कि जब उन्होंने बिज़नेस शुरू किया अपना, ठीक है, जनवरी 1 और एंडिंग से मुराद जब साल ख़त्म हुआ उसके बिज़नेस को साल ख़त्म होने को आया, ठीक है। सो दैट इज़ एंडिंग। अच्छा, आगे आपके पास कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, जहाँ पे ये एडिशनल डेटा है और फिर यहाँ पे लिखा है कि ड्यूरिंग द ईयर शी विड्रू कैश ₹1 लाख एंड मर्चेंडाइज 50,000, ठीक है। उन्होंने कैश और मर्चेंडाइज विड्रॉ किए फॉर पर्सनल यूज़ and invested in the business an additional amount of ₹2,50,000 in cash, ठीक है। उन्होंने 1,50,000 विड्रॉ की अपने बिजनेस से कैश और मर्चेंडाइज की सूरत में और मजीद बिजनेस के अंदर उन्होंने पैसे इंजेक्ट किए कितने के 2,50,000 के, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इनके एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, चूँकि ये जो एंडिंग का डेटा होता है और ये इसके आप जो एडजस्टिंग एंट्री बनाते हो तो अगर आप चाहो तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री बना के करो या फिर इसको डायरेक्ट कर लो अगर आप एक्सपर्ट हो। तो बहरहाल हम इस वीडियो में डायरेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपने जो एडजस्टिंग एंट्री बनानी है सो इट्स एन वेल एंड गुड अप्रोच, ठीक है, कि आप पहले एडजस्टिंग एंट्री बना लो, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आप स्पीड में बना सकते हो तो बना लो, पेपर की बैक साइड पर वैसे रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन बना लो तो जो अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन अच्छी होती है और ऑब्वियसली जब प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो नंबर भी अच्छे मिलेंगे। अच्छा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट ये कि हमने कैपिटल एट द स्टार्ट और कैपिटल एट द एंड फाइंड आउट करना है। फिर हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है, उसके बाद हमने बैलेंस शीट बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं। आपके सबसे पहले हम यहाँ पे कैपिटल एट द स्टार्ट और कैपिटल एट द एंड फाइंड आउट करते हैं। देखो, इसको फाइंड आउट करने का जो है तरीका यही होता है कि अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन याद हो तो वो कुछ ऐसी थी, ठीक है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपके पास एसेट्स भी हैं लायबिलिटी पे, लेकिन फाइंड आउट क्या करना है, कैपिटल, ठीक है। तो हम इसको जो है हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम लायबिलिटीज में से एसेट को माइनस कर दें या एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दें तो ये आपके पास कैपिटल वाली अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। सो इफ एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल देन कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। सिंपल, अगर आपको कैपिटल फाइंड आउट करना है तो एल को जब यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो ये माइनस में शिफ्ट होगा, ठीक है। या तो आप इस इक्वेशन के थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास तमाम एसेट्स हैं और दो यहाँ पे लायबिलिटीज हैं, तो हम सिंपल जो लायबिलिटीज को तमाम एसेट्स में से माइनस करेंगे तो आपके पास जो है कैपिटल एट द स्टार्ट और कैपिटल एट द एंड फाइंड आउट होके आ जाएगा, ठीक है। वैसे मैं यहाँ इसको जो है क्वेश्चन के अंदर ही करना हूँ, आपने जो है अलग से पूरा पेपर में उतार कर करना है, ठीक है। तो लेट मी जस्ट गेट माई कैलकुलेटर, ठीक है। तो एक कैलकुलेटर आ गया। तो सबसे पहले हम कैपिटल एट द स्टार्ट फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास सबसे पहले 5 लाख कैश है प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख, ठीक है। और फिर आपके पास हैं आपके फिक्सचर और फर्नीचर 250 के प्लस 250 यानी कि 2,50,000 के। और फिर आपके पास जो है अकाउंट्स पेबल हैं 2,50,000 के, तो माइनस 2,50,000। और उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बैंक लोन नहीं था आपके पास कैपिटल एट द स्टार्ट में या स्टार्टिंग में। तो हम जो है इसी को जो सम कर लेते हैं, तो उसका सम जो है वो कितना आ रहा है 1 मिलियन, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं विच इज़ 1 मिलियन या 10 लाख, ठीक है। अब हम आते हैं आपकी जो है कैपिटल एट द एंड वाली साइड पे। तो यहाँ पे जो ये दो लायबिलिटीज़ है, ठीक है, आपके अकाउंट्स पेबल और बैंक लोन, ठीक है। हमने लायबिलिटीज़ को जो है माइनस करना है एसेट्स में से, सो इन दोनों को जो है माइनस कर लेंगे। तो मैं इसको जो है ब्रैकेट में लिखता हूँ और यहाँ पे इसको भी जो है ब्रैकेट में लिखता हूँ। ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये जो अमाउंट है वो माइनस साइन के साथ लिखी हुई है, यानी कि नेगेटिव में है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको कैपिटल एट द एंड फाइंड आउट करते हैं। 700 प्लस 300 प्लस 400 और फिर प्लस 250 फिर माइनस 100 फिर माइनस 50। तो ये कितना बन रहा है आपका 1 मिलियन एंड 5 लाख, ठीक है, या फिर 15 लाख। सो 15 लाख जो आपकी ये टोटल बन रहे हैं।
सो कैपिटल एट द एंड आपका 15 लाख है और कैपिटल एट द स्टार्ट आपका 10 लाख है, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम आ जाते हैं आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। तो देखो इसकी कुछ जो फॉर्मेटिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि सबसे पहले आप बिजनेस का नाम, ठीक है, मिस शरीन जो कि या सोल प्रोप्राइटर का नाम जो कि मिस शरीन है, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की हेडिंग, और फिर जिस पीरियड की आप बना रहे हो वो पीरियड, जैसे कि इस सिचुएशन में जो है हम 31 दिसंबर 2001 की बना रहे हैं, सो फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2001। अच्छा, अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि देखो इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इसमें हम सबसे पहले अनएडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे होते हैं, ठीक है। अब इसको निकालने का तरीका ये होता है कि एक सोल प्रोप्राइटर देख रहा होता है कि जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरा कैपिटल कितना था, और उसको जो है कंपेयर करता है कि जब मैंने बिजनेस एंड किया, जब मेरा साल ख़त्म हुआ तो उसके जो उस वक्त मेरा कैपिटल कितना है, ठीक है। सो बेसिकली वो देख रहा होता है कि कैपिटल गेन या क्या मुझे कैपिटल गेन हुआ, क्या मैंने बिजनेस किया और बिजनेस करने से जो है मुझे कैपिटल गेन हुआ, मेरा कैपिटल बढ़ा, बिजनेस बढ़ा, या तो फिर मुझे कैपिटल लॉस हुआ, ठीक है, मेरा कैपिटल कम हुआ। तो यही वजह है कि हम क्या कर रहे होते हैं कि कैपिटल एट द एंड में से माइनस कर रहे होते हैं कैपिटल एट द स्टार्ट, ठीक है। तो पूरा सिचुएशन अगर आप कैपिटल एट द एंड में से कैपिटल एट द स्टार्ट माइनस करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा कि आपने कैपिटल जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तो कैपिटल आपने कितना लगाया था और इस वक्त जो है वो कैपिटल बढ़ के या कम होकर कितना हुआ, ठीक है। तो इससे जो आपको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस फाइंड करने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि जब बिजनेस के अंदर जब सोल प्रोप्राइटर ड्राइंग्स करता है तो आर्टिफिशियली वो कैपिटल को कम कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो ड्राइंग करेगा तो क्या करेगा कि वो कैपिटल के अंदर या जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया हुआ है वो पैसा निकालेगा, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए। तो इससे क्या होगा कि इससे कैपिटल जो आर्टिफिशियली क्या होगा कि कम हो जाएगा। तो वो कहे कि भाई मैंने ड्राइंग्स की इतनी सारी और फिर कैपिटल कम हो जाए और फिर आखिर में जो है कैपिटल लॉस आ रहा हो ड्राइंग करने की वजह से, तो बोलेगा कि भाई ये तो कैपिटल लॉस आ रहा है मुझे, लेकिन इसकी वजह ये है कि इसने ड्राइंग्स की इतनी सारी, ठीक है। सो ये जो है एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस की, एक प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं हुई क्योंकि उसने आर्टिफिशियली कैपिटल को कम किया ड्राइंग्स करके, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल वो आर्टिफिशियली ड्राइंग्स ना कर मतलब कैपिटल कम ना करता, ड्राइंग्स नहीं करता, तो क्या पता उसका कैपिटल गेन आ रहा होता, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट से वो आर्टिफिशियली कैपिटल को बूस्ट करता है यानी कि बढ़ाता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी हम जो है एक जो है अच्छा रिजल्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते, एक एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कैपिटल गेन हुआ या कैपिटल लॉस हुआ। हम सिर्फ उसी सिचुएशन में कर सकते हैं जब हमने ना ड्राइंग्स की हो और ना ही एडिशनल इन्वेस्टमेंट की हो। तो अब हमने ऑब्वियसली प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर है, वो तो उसका काम है करना, ड्राइंग्स करना या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना। तो इस सिचुएशन हम क्या करेंगे कि हम एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि सोल प्रोप्राइटर ने ना ड्राइंग्स की हो और ना ही उसने जो है वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट की हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि उसने ड्राइंग्स की तो पैसा निकाला, तो जो पैसा निकला है वो हम फिर से एडअप कर देंगे कैपिटल एट द एंड में, और जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया है, एडिशनल पैसा उसने इन्वेस्ट किया और आर्टिफिशियल कैपिटल को बढ़ा, वो पैसा निकाल देंगे, ठीक है। फिर हम कैपिटल दी स्टार्ट को माइनस करेंगे ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में कैपिटल गेन हुआ या कैपिटल लॉस ऑफ बिजनेस के ऑपरेशन से, ठीक है, ना कि आर्टिफिशियली। तो आर्टिफिशियल चीज़ों को हमने खत्म करना है पहले, और ख़त्म कैसे करेंगे, जो चीज़ उसने निकाली है उसको फिर से डाल देंगे और जो चीज़ उसने डाली उसको फिर से निकाल देंगे, ठीक है। सो एडिशनल इन्वेस्टमेंट वो यूजली डालता है, तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट को निकालना है, और ड्राइंग्स जो वो निकालता है तो ड्राइंग्स को वापस डालेंगे तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कैपिटल एट द गेन या कैपिटल एट दी कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस फाइंड आउट करना है, या अनएडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस, इसको हम अनएडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैपिटल एट दी एंड लिखेंगे। सो आपका जो है कैपिटल एट एंड क्या आ रहा है, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया होता, तो कैपिटल एट दी एंड आ रहा है 1 लाख या 15 लाख, सॉरी 15 लाख, ठीक है। सो 15 लाख इसका क्या है, कैपिटल एट दी एंड, ठीक है। अब उसने जो है ड्राइंग्स की, ड्राइंग्स कितने की ड्राइंग्स को देख लेते हैं। उसने ड्राइंग विड्रॉ किए 1 लाख रुपीज़ जो है उसने अपना कैश विड्रॉ किया उस बिजनेस ओनर ने, और 50,000 उसने मर्चेंडाइज, यानी टोटल विड्रॉ जो उसने की है वो 1,50,000 की थी। यहाँ पर ड्राइंग्स कितने की रिकॉर्ड करेंगे, 1,50,000 को। ड्राइंग्स को क्या करना है, हमने एड बैक कर देना है, ठीक है। कितने ऐड बैक करेंगे, 1,50,000, ठीक है। तो ये ड्राइंग्स को जब हम ऐड बैक करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये हम देख लेते हैं कैलकुलेटर के जरिए। तो ये कैलकुलेटर आ गया, ठीक है। सो 15 लाख प्लस 150, तो ये सॉरी मैंने आंसर भी यहाँ पे प्लस कर दिया, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 16 लाख एंड 50,000। सो 16 लाख एंड 50,000, ठीक है।
अब इसमें क्या करेंगे कि हमने जो इसने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वो निकालनी है हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो हम यहाँ पे लेस कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लिखता हूँ एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट उसने कितने की है ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। उसने जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट किए यानी कि एडिशनल जो उसने इंजेक्शंस दिए कैश के कैपिटल को बढ़ाने के लिए वो कितने के दिए थे 2,50,000 के, ठीक है। सो 2,50,000 हम यहाँ पे निकाल देंगे, ठीक है, ताकि वो उसका इफेक्ट खत्म हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ तो उसका मतलब कि ये लेस हो रहा है, ठीक है। सो इसको जब हम लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ये देख लेते हैं हम यहाँ पे 1650 को माइनस करते हैं 250 से। सो ये आपके पास बन जाएंगे 1 लाख 14 लाख, सही है 14 लाख। अब जो है ये आपका वो कैपिटल एट दी एंड है 14 लाख, ये आपका वो कैपिटल एट दी एंड है जिसमें ना ही आपने आर्टिफिशियली पैसे निकाले और ना ही आपने आर्टिफिशियली पैसे डाले, ठीक है। अब हम कैपिटल एट दी एंड को उसमें से लेस करेंगे तो आपके पास पता चलेगा कि कैपिटल गेन हुआ या कैपिटल लॉस हुआ, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सो यहाँ पे हम लेस करेंगे कैपिटल एट स्टार्ट को, ठीक है। सो कैपिटल एट द स्टार्ट कितना था हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया हुआ है। कैपिटल एट द स्टार्ट था 10 लाख, ठीक है। सो 10 लाख यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ गए आपके 10 लाख, इसको माइनस कर देंगे इसमें से तो आपके पास यहाँ पे आपका अनएडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो वो कितने का होगा इसमें से ऑब्वियसली जब माइनस करेंगे 10 लाख को तो ये आपके पास कितने का आ जाएगा 4 लाख का। 4 लाख का आपके पास अनएडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। सो 4 लाख यहाँ पे लिखते हैं और ये हो जाएगा आपका अनएडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमने एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है या लॉस, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस कर देना है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए अकर किए जाते हैं। वो नेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे अगर आपने जो एक डिलीवरी करनी तो पेट्रोल का एक्सपेंस वगैरह लगेगा, ठीक है। तो डिलीवरी करोगे तो आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आपका कौन सा एक्सपेंस लगा, पेट्रोल का एक्सपेंस लगा। तो ये वो नेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके ऑपरेशंस को रन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करते हैं। अच्छा ये मैं दूसरे पेज पे करूँगा क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली जो है जगह बढ़ चुकी है। तो सबसे पहले आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सैलरी, अक्रूड सैलरी, ठीक है। अगर आप इसकी जर्नल एंट्री बनाओ तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सैलरीज एक्सपेंस, ठीक है, डेबिट और सैलरीज पेएबल क्रेडिट, ठीक है। अक्रूड का क्या मतलब होता है, अक्रूड का मतलब होता है ड्यू, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रिमेनिंग हो ड्यू या उसका आना रिमेनिंग हो या उसका जाना रिमेनिंग हो, अभी तक वो गई नहीं है या अभी तक वो मिली नहीं है, ठीक है। तो ये पेएबल और रिसीवेबल के मायने में इस्तेमाल किया जाता है। पेएबल उस सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाएगा जब आपको पता हो कि भाई ये बिजनेस का अच्छा ये अक्रूड जिस अकाउंटिंग आइटम के साथ अटका हुआ है यानी कि लगा हुआ है वो अकाउंटिंग आइटम इस बिजनेस के लिए एक्सपेंस है या रेवेन्यू है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज कि वो अकाउंटिंग आइटम इस बिजनेस के लिए रेवेन्यू है, इस बिजनेस को जो है सैलरी मिलती है तो ये अक्रूड आपका रिसीवेबल होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल वो बिजनेस जो है सैलरी देता है, पे करता है और वो सैलरी जो है उसके लिए एक एक्सपेंस है तो ये जो है आपका एक्सपेंस पेएबल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे कि अक्रूड का यहाँ पे किस सेंस में जो है मीनिंग इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। सो अक्रूड का मतलब ड्यू, रिमेनिंग, ये पेएबल भी हो सकता है, ये रिसीवेबल भी हो सकता है। लेकिन आपने कैसे फाइंड आउट करना है कि इसके साथ जो अकाउंटिंग आइटम अटका हुआ है जैसे सैलरी है तो ये सैलरी इस बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है। अगर एक्सपेंस है तो उसका मतलब पेएबल और अगर रेवेन्यू है तो अक्रूड का मतलब रिसीवेबल है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अब यहाँ पे हमने देखें, यहाँ पे अगर आप देखें कि इस बिजनेस ने जो है वो बैंक लोन लिया हुआ है तो ऑब्वियसली उसको इंटरेस्ट की अदायगी करनी पड़ेगी। तो ये इंटरेस्ट क्या हुआ इसके लिए, पेएबल हुआ। फिर आगे है कि अक्रूड इनकम। अब यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि इनकम है यानी कि रेवेन्यू है, तो इसका मतलब क्या ये अक्रूड जो है वो रिसीवेबल के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अच्छा फिर ये डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट 4% पर एनम, ये भी ऑब्वियसली आपका एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा। फिर प्रोवाइडेड फॉर द अनकलेक्टेबल अकाउंट्स 2.5, अच्छा ये बेसिकली 1.5 फ्रैक्शंस में लिखा हुआ है, इसका बेसिकली मतलब है 2.5, ठीक है। 2.5% ऑफ रिसीवेबल्स, ठीक है। रिसीवेबल का 2.5% जो आपका अनकलेक्टेबल अकाउंट यानी कि बैड डेट एक्सपेंस होगा, ठीक है। 2% किसका, रिसीवेबल्स का। अच्छा ये इनकम है, ये दोनों एक्सपेंस है तो ये दोनों आप पहले एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हो, ठीक है। सैलरीज एक्सपेंस और दूसरा इंटरेस्ट एक्सपेंस। सैलरीज एक्सपेंस आपके 15,000 का है और इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका 6,000 का है। तो इन दोनों को पहले हम रिकॉर्ड कर लेते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, ठीक है। तो मैंने ये दोनों रिकॉर्ड कर ली। सैलरीज एक्सपेंस आपके 15,000 का, इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका 6,000 का, ठीक है। अब सैलरीज पेबल कहाँ जाएगा आपका, लायबिलिटी की साइड पे, और इंटरेस्ट पेबल भी आपका लायबिलिटी की साइड पे जाएगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट में तो इसका मतलब माइनस में, तो ये जो अनएडजस्टेड प्रॉफिट से लेस होगी, ठीक है। अनएडजस्टेड प्रॉफिट मैंने यहाँ पे दोबारा लिख लिया है ताकि मुझे पेज को जो है बार बार टर्न ना करना पड़े, टर्न ना करना पड़े।
अच्छा, तो आगे देखते हैं। आगे आपके पास ये रेवेन्यू है तो ये तो नहीं आएगा। फिर आपके पास है डेप्रिसिएशन और नॉन करंट एसेट 4% पर एनम, ठीक है। नॉन करंट एसेट आपके पास देख लेते हैं कि नॉन करंट एसेट आपके पास कौन कौन से हैं। सो अच्छा, कौन सा कहाँ का डेप्रिसिएशन यूज़ करोगे आप? एंड का, ठीक है। एंड वाली बैलेंस से आप डेप्रिसिएशन निकालोगे। तो नॉन करंट एसेट में आपके पास ये सिर्फ एक ही है, फर्नीचर और फिक्सचर कितने, और ये इसकी वैल्यू क्या है? 250, ठीक है। सो 250 का 10% कितना हो जाएगा? 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये आपका बन जाएगा कुछ 25,000। अच्छा सॉरी, 10% नहीं था बल्कि 4% था ये। सो यहाँ पे हम 4% इसको कर देते हैं, तो ये आपका बन गया 10,000, ठीक है। सो 10,000 इज अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं 10,000 का, ठीक है। तो ये 10,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी हो गया। अब आपका जो है कौन सा एक्सपेंस है बाकी रह गया? बैड डेट एक्सपेंस, ठीक है, जो कि कितना है? 2.5% रिसीबल्स का। तो रिसीबल कितने हैं आपके, मतलब कितने के हैं रिसीबल आपके? 3 लाख के हैं। 3 लाख का 2.5% निकालते हैं। सो 1 2 3 ये आ गया 3 लाख और मल्टीप्लाई बाय 2.5%, तो ये हो गया आपका 7,500। सो 7,500 इज योर बैड डेट एक्सपेंस। सो ये भी जो है यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। बैड डेट एक्सपेंस भी हो गया और यहाँ पर आपके जो है तमाम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं। लेकिन आप अब क्या रिकॉर्ड करोगे? आपकी इनकम, ठीक है। अच्छा, अक्रूड इनकम की अगर आप एडजस्टिंग एंट्री बनाओ तो कैसे बनेगी? क्या लिखा है कि अक्रूड इनकम ₹25,000। तो ये क्या होगा कि आपका मतलब इनकम रिसीवेबल यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, ठीक है। कितने से? 2,500 से। और आपकी जो इनकम है एज ए रेवेन्यू यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी 2,500, आई मीन 25,000 से। 2,500 या 25,000 ये देख लेते हैं एक दफ़ा। अच्छा, 25,000 यहीं पे लिखा हुआ है। और ये बेसिकली ये वाला जो है आपका रेवेन्यू का हेड है और ये जो आपका एसेट का हेड है, ठीक है। इनकम रिसीवेबल इज योर एसेट एंड इनकम इटसेल्फ इज़ योर रेवेन्यू। तो ये जो है आपका जो ये इनकम रेवेन्यू है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में। और ये जो है आपका बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है, एसेट की साइड पे, करंट एसेट की साइड पे। तो 2,500 यहाँ पे एज ए इनकम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। और ये प्लस में रिकॉर्ड होगी बिकॉज इट्स ए इनकम नॉट एन एक्सपेंस। सो यहाँ पे लिखते हैं इनकम, ठीक है। कितनी? 25,000, राइट। अब हम यहाँ पे सम कर लेते हैं, तो आपके पास जो है अनएडजस्टेड, आई मीन सॉरी एडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, आ जाएगा। लिखते हैं प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। सो लेट मी जस्ट गेट माई कैलकुलेटर। सो ये आ गया कैलकुलेटर। सो सबसे पहले आपके पास जो आपकी अनएडजस्टेड प्रॉफिट था वो 4 लाख का था। इसमें से आप माइनस करते जाएंगे 15,000, फिर माइनस करेंगे 6,000, फिर माइनस करेंगे 10,000, फिर माइनस करेंगे 7.5 विच इज़ 7,500। उसके बाद हम प्लस कर देंगे 25,000, ठीक है। तो ये आपका कितना बना? तो ये आपके बन गए 3,86,500, ठीक है। सो 3,86,500 इज़ योर एडजस्टेड प्रॉफिट। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3,86,500। तो यहाँ पे आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कंप्लीट होती है। और अब हम चलते हैं आपकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पर, विच इज़ योर बैलेंस शीट। लेट्स स्टार्ट विद आवर बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में आपको पता है कि जैसे एसेट्स होते हैं और दूसरी साइड पे आपके पास लायबिलिटीज और कैपिटल होते हैं। एसेट की 2 टाइप्स होती हैं, होते हैं करंट, दूसरे होते हैं नॉन करंट। नॉन करंट को आप फिक्स्ड एसेट भी बोलते हो, और करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो कि आपके पास विद इन 1 ईयर आपके पास से चले जाते हैं, ठीक है। या तो फिर वो लिक्विडेट हो जाते हैं या तो फिर किसी और एसेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिक्स्ड एसेट वो एसेट्स होते हैं जो कि आपके पास 1 साल से ज़्यादा अरसे तक आपके पास ही रहते हैं। और करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी इसी तरीके से होती हैं। और फिर आपके पास जो है कैपिटल होता है, ठीक है। कैपिटल में आप जो है फिर अपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स ऐड करते हो, ड्राइंग्स को लेस करते हो, और आपकी जो प्रॉफिट है उसको ऐड करते हो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके एसेट साइड से। सो एसेट्स में आपके पास सबसे पहले आपके पास इनकम रिसीवेबल है विच इज़ ऑफ 25,000। और इससे पहले आपके पास कैश था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैश भी एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और फर्नीचर जो है आपके पास एक फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। अच्छा, ये जो डेटा आप लोगे वो एंडिंग बैलेंस का लोगे, क्योंकि आप जो है बैलेंस शीट December 31, 2001 की बना रहे हो, ठीक है। तो एंडिंग वाले डेटा आएगा, December 31 वाले डेटा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैश अकाउंट रिसीवेबल्स में से ऑब्वियसली आप जो है बैड डेट लेस करके लिखोगे, कैश एज इट इज़ ही आएगा। तो जो एज इट इज़ आएगा उसको हम पहले लिख लेते हैं कैश को,
एसेट की साइड पे, ठीक है। कैश आ गया, अब अकाउंट रिसीवेबल्स अब आएंगे, ठीक है। 3 लाख के, तो अकाउंट रिसीवेबल्स यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, सॉरी बैड डेट एक्सपेंस। अच्छा, बैड डेट एक्सपेंस नहीं बल्कि क्या, अलाउंस ऑफ बैड डेट। अलाउंस ऑफ बैड डेट जो आपका जाता है आपकी एसेट की साइड पे अकाउंट रिसीवेबल से लेस होता है। बैड डेट एक्सपेंस आपका जो है वो इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट का आइटम है, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट का आइटम है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो आपका बैड डेट, अलाउंस ऑफ बैड डेट कितना बनेगा, ऑब्वियसली वो भी सेम उतना ही होगा जितना आपका बैड डेट एक्सपेंस है। तो बैड डेट एक्सपेंस कितना था, हम ऑलरेडी इसको कैलकुलेट कर चुके थे यहाँ पे। तो ये था 7500 का, ठीक है। तो उसमें से 7500 लेस कर लेते हैं, ठीक है। बैड डेट कितना जाएगा, 7500, ठीक है। तो ये मैं जो है ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, तो उसका मतलब कि लेस होंगे। अच्छा, अब आपके पास क्या है, अब आपके पास है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ये भी एंडिंग की लोगे, विच इज़ 4 लाख, ठीक है। 4 लाख ऐसे ही लिखेंगे। और फिर जो आपकी इंटरेस्ट, सॉरी नॉट इंटरेस्ट, आपका सॉरी इनकम रिसीवेबल कितना, 25,000। तो ये दोनों एज इट इज आएंगे, तो इन दोनों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब आपका जो है सिर्फ एक एसेट बच जाता है, एक फिक्स्ड एसेट बल्कि बच जाता है, विच इज़ फर्नीचर, ठीक है। 2,50,000 का ये है। और इसमें आप डिप्रिसिएशन, इसमें आप जो डिप्रिसिएशन लेस करके लिखोगे इसको, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अलग पोर्शन नहीं बनाया है करंट एसेट का और फिक्स्ड एसेट का, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आपने जो 2 अलग पोर्शन बनाने और टोटल करंट एसेट टोटल फिक्स्ड एसेट भी दिखाना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, और इसका रीज़न ये है कि मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है, तो मैं जो है डायरेक्ट नहीं, मतलब बना नहीं सकता। और दूसरा ये कि मैं यहाँ पे आपको समझाने के पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे प्रेजेंटेशन, मेरा कोई मतलब मकसद नहीं है कि मैं प्रेजेंटेशन अच्छी करूँ या ये कॉपी जो आगे जाके चेक होगी, तो मैं जस्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। सो फर्नीचर कितने का है, फर्नीचर आपका था 2,50,000 का, राइट। और उसके बाद अलाउंस डेप्रिसिएशन लगेगा। अलाउंस डेप्रिसिएशन कितना कितना हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे हम ऑलरेडी हुआ है 10,000, राइट। सो 10,000 जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे आपके तमाम एसेट्स आपने लिख लिए। अब हम जो है टोटल कर लेते हैं, ठीक है। इन सब का सम कर लेंगे तो आपके पास जो है वो टोटल एसेट्स आ जाएंगे। तो चलें कैलकुलेटर निकालते हैं और करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपके पास से कैश 7 लाख का, ठीक है। फिर आपके पास से 3 लाख की अकाउंट रिसीवेबल्स, उसमें से फिर माइनस कर दोगे आप अपने बैड डेट्स विच इज़ ऑफ 7,500। फिर इसमें से इसके अंदर ऐड कर देंगे हम 4 लाख, फिर ऐड कर देंगे 25,000। फिर हमने ऐड करना है 250 विच इज़ फर्नीचर की अमाउंट, और फिर फर्नीचर के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगा 10,000 वो लेस कर दोगे, तो आपके पास ये टोटल एसेट्स कितने के आ जाएंगे, 16,57,500। तो इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, 16,57,500, ठीक है। तो ये आ गया आपका यहाँ पे। और इसको जो है मतलब बराबर मतलब करना होगा आपके लायबिलिटीज और कैपिटल के, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपका क्वेश्चन जो है वो सही होगा, अगर जो मतलब ये दोनों का बैलेंस आते हैं तो तभी तो इसको बैलेंस शीट बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज से। तो आपके पास जो है लायबिलिटी यहाँ पे अकाउंट पेबल आती है 1 लाख की, ठीक है। और दूसरा आपके पास है बैंक लोन 50,000 का। इसके अलावा आपके पास कौन कौन सी लायबिलिटीज़ हैं, इसके अलावा आपके पास जो है सैलरीज पेबल हैं, इंटरेस्ट पेबल है, और बस, ठीक है, यही है। तो चलें इसको जल्दी से रिकॉर्ड कर लेते हैं, सैलरीज पेबल, इंटरेस्ट पेबल, बैंक लोन और अकाउंट्स पेबल को। और ये सब जो है एज इट इज़ ही आएगा, तो मैं इसको जो है डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। इसमें हमने कुछ प्लस करना या माइनस कुछ नहीं करना, तो मैं इसको डायरेक्ट यहीं पे से ही लिख लेता हूँ, ठीक है। पहले आएगी 1 लाख से, फिर आएगा 50,000 से, फिर आएगा आपका 15,000 से, और फिर 6,000 से, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम हमने लायबिलिटीज यहाँ पे लिख ली हैं। अब हम जो है कैपिटल की तरफ आ जाते हैं। सो कैपिटल एट द स्टार्ट आपका कितना था, यहाँ पे जो है कैपिटल एट द स्टार्ट आप लिखते हो, बिकॉज फिर आप इसके अंदर जो है ड्राइंग्स को ऐड मतलब लेस करते हो और एडिशनल इन्वेस्टमेंट वगैरह ऐड करते हो, ठीक है। वैसे तो यूजुअली अमूमन यही होता है कि कैपिटल एट द स्टार्ट ही आता है, ठीक है। कैपिटल एट द एंड शुरू में पहले आपका जो पीएल प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में आता था, ठीक है। तो बैलेंस शीट में ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे कैपिटल एट द एंड से स्टार्ट मत कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो कैपिटल एट द स्टार्ट है वो कितना है, 10 लाख, ठीक है। सो 10 लाख आपको यहाँ पे आ गया कैपिटल एट द स्टार्ट, ठीक है। कैपिटल एट स्टार्ट 10 लाख विच इज़ 1 मिलियन। अब इसमें आप जो है ऐड कर दोगे आपकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितने की थी हमने
एडिशनल इन्वेस्टमेंट हम हुई थी, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई है 250 की, ठीक है, 250 की हम इसमें ऐड कर देते हैं। सो 250 की एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाएंगी। लेस क्या, अच्छा एक और चीज़ क्या ऐड करनी है, प्रॉफिट, ठीक है। सो प्रॉफिट कितना हुआ था, एडजस्टेड प्रॉफिट, राइट, एडजस्टेड प्रॉफिट। तो ये जो आपको मिलेगा आपकी ये प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में, विच इज़ 386.5, 3,86,500। सो यहाँ पे लिखते हैं 3,86,500, ठीक है। अब यहाँ पे लेस कर देंगे हम क्या, ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स इसने कितने की थी, इसने जो है वो 1 लाख के, आई थिंक, देख लेते हैं इसको एक दफ़ा। इसने हम 1 लाख की जो कैश विड्रॉ किए थे और मर्चेंडाइज विड्रॉ किए थे 50,000 की। तो ये टोटल मिला के कितने की ड्राइंग्स हो गई, 1,50,000 की, राइट। तो ये जो है लेस होगा। और फिर यहाँ पे आप अब जो यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि कितना आपका जो टोटल लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल कितना आ रहा है, और इट हैज़ टू बी इक्वल टू योर टोटल एसेट्स, अदरवाइज द क्वेश्चन विल बी रॉन्ग, ठीक है। सो देख लेते हैं इसको, कैलकुलेटर निकालते हैं। 1 लाख प्लस 50 प्लस 15,000 प्लस 6, ठीक है, प्लस 1 मिलियन, ठीक है, या 10 लाख प्लस 250 प्लस 386.5 और फिर माइनस 150। तो ये आपके बन गए टोटल 16,57,500, जो कि बराबर है इसके 16,57,500। तो उसका मतलब कि हमने ये क्वेश्चन सही सॉल्व किया, क्योंकि हमारे दोनों साइड बैलेंस आ रही है, इक्वल आ रही है, ठीक है। 16,57,500, और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।